हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, प्रत्येक संडे अपन जो है पढ़ते हैं हूबहू प्रश्न पत्र, जो कि आप देखते हैं और जो भी प्यारे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है। तो आज अपन एक बार फिर से हूबहू प्रश्न पत्र कह लीजिएगा या फिर हूबहू मॉडल पेपर कह लीजिएगा, कुछ ऐसा ही अगर पेपर बन जाए अपने एग्जाम में तो भी अपन कितने कुछ सही कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज काफ़ी क्वेश्चन नए देखने को मिलने वाले आपको, ठीक है। हाँ, कोई 3-4 मतलब कि 10 एक क्वेश्चन आपके मतलब कि मानो तो बिल्कुल हो सकते हैं पहचान वाले, बाकी के आपको नए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित 2021 पर आधारित है और पास होने के लिए दोस्तों आपको लगेगा कि भाई 50 में से अगर मैं 40 सही कर लूं तो आप बिल्कुल पास होने लायक हो सकते हैं। और दोस्तों 50 में से 40 ही ना हो फिर तो बात ऐसी हो जाएगी, क्योंकि आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है, लेवल अगर ऊंचा है तो दोस्तों 40 सही कर ही लेंगे आप। उम्मीद ऐसी करूंगा आप लास्ट तक बने रहेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों, अष्टांग संग्रह की रचना जो है ना किसने की थी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब आपको ये देखना है कि आप लास्ट तक बने रहते हैं या फिर नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्तों, है ना। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। 30 मिनट में ये क्लास ख़त्म करने वाला हूँ, बस आधे घंटे में ना 50 क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों सामान्य विज्ञान होगा इसमें, सामान्य जीके। दोस्तों सामान्य जीके सामान्य ज्ञान किसका, सामान्य ज्ञान इंडिया और सामान्य ज्ञान जो है राजस्थान, तीनों सब्जेक्ट इसमें सामान्य रूप से होने वाले हैं। अष्टांग संग्रह की रचना दोस्तों किसने की थी, बाघ भट्ट ने की थी, बाघ भट्ट ने की थी, ठीक है। और ये अष्टांग संग्रह जो है ना ये आयुर्वेदिक संग्रह, कैसा एक आयुर्वेद से संबंधित संग्रह। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। बाघ भट्ट ने इसकी रचना की थी, अष्टांग संग्रह की। नेक्स्ट आता है कि भाई लाल सिंधी व साहिवाल गाय की मिश्रित गौ नस्ल कौन सी है। देखिए मिश्रित गौ नस्ल पूछा है, लाल सिंधी और साहिवाल दोनों को मतलब मिला के मिश्रित गौ नस्ल कौन सी है। कांकरेज, हरियाणवी, मालवी, राठी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन आप सबका लॉक हो जाएगा, राठी। राठी हो जाएगा राइट आंसर। राठी को दोस्तों राजस्थान की कामधेनु कहते हैं और इसका प्रजनन केंद्र दोस्तों नौहर में है। बोले सर नौहर हनुमानगढ़ वाला क्या, हाँ नौहर हनुमानगढ़ में है। और देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पर स्थापित किया गया था नौहर हनुमानगढ़ में, ये कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर वाला, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इस प्रजनन केंद्र को। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है। राठी गाय दोस्तों सबसे सर्वोत्तम दूध देने वाली गाय है, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना कि 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक जो है ना वो कौन थे। 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक जिसका नाम था माझा, और दोस्तों माझा के लेखक दोस्तों कौन थे ये आपको पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, मंगल पांडे नहीं है, सीताराम पांडे नहीं है, सरदार सिंह भी नहीं है, विष्णु भट्ट। जिन भी भाई बहन डी ऑप्शन क्या उनका राइट होगा। अन्यथा दोस्तों आप काउंट करते रहिए कि आप कितने प्रश्न आखिर सही करते हैं और आपकी कितनी तैयारी है अब तक की। अब अगर आपके लिए तैयारी की आवश्यकता है तो कितनी आवश्यकता है ये आपने आपको पूछिए मेरे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न नंबर 4 की भाई भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया किस देश से ली गई। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी जो है ना ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई, कौन से देश से। तो दोस्तों यहाँ पे सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे 1 और 2। ए और बी में दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ लाइफ लाइन, जबकि राइट आंसर चाहेगा अपना लाइफ लाइन को। अब है ना ज़्यादा देर तक नहीं टिकने देंगे, अब अपन हटा देते हैं लाइफ लाइन को। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा, बी ऑप्शन। बोले सर ठीक है, कनाडा से ली गई है। अगला है प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो मेरे दोस्तों है ना, प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार, हरि प्रसाद सौरसिया या फिर जो है ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर बताना है आपको। देखिए जरा ध्यान देना, प्रसिद्ध बांसुरी वादक इनमें से दोस्तों जाकिर हुसैन की बात करें तो ये तो तबला वादक है दोस्तों, क्या है ये तो तबला वादक है जाकिर हुसैन, ठीक है। ध्यान रखना, बस अच्छा सा क्वेश्चन है। ये जो है ना मेरे दोस्तों ये संतूर वादक है, क्या नाम है, पंडित संतूर वादक। पंडित जो है ना शिव कुमार ये संतूर वादक है। और दोस्तों
प्रसिद्ध बांसुरी वादक की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है साहब, है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये बिस्मिल्लाह खान जो है ना, ये प्रसिद्ध शहनाई वादक है, शहनाई वादक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो तो अपन फिलहाल डी ऑप्शन, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जबकि जाकिर हुसैन तबला वादक है, पंडित शिव कुमार संतूर वादक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक है। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वेट का संबंध किससे है? सेन वेट का संबंध जो है ना, ये वेट का संबंध किससे है ये आपको बताना है। राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेन वैट का संबंध जो है ना, ये उत्पाद शुल्क से है। किससे है? उत्पाद शुल्क से है मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं आप सभी। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, देखना जरा, ध्यान देना। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स जो कहा जाता है ना, वो किसे कहा जाता है? देखिएगा कि नियंत्रक और महान्यायवादी को, या वित्त मंत्री को, या फिर सार्वजनिक लेखा समिति के चेयरमैन को, या फिर प्रधानमंत्री को, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिएगा। भारत के नियंत्रक और महान्यायवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, मतलब कि राइट आंसर आपका ए ऑप्शन को लॉक करने वाले आप सभी। समझ गए आप? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, ये बात है जब देशी राज्य का एकीकरण चल रहा था, और उस समय की बात है, ठीक है। और मतलब कि 1947 के आसपास की। तो भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, या ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या फिर स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा, या राजाओं ने स्वतः अधिकार प्राप्त कर लिया। देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। और दोस्तों ये अधिनियम 1947, इसकी धारा थी 8, ठीक है ना, इसके तहत दोस्तों हुआ था ये चीज़ भी ध्यान रखना, धारा का भी साथ में रखना ध्यान। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ जो ना भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? भूटान, या म्यांमार, या फिर नेपाल, या फिर चीन? क्या हो जाएगा राइट आंसर? काचिन पहाड़ियाँ दोस्तों ये म्यांमार के साथ निर्माण करती है भारत की सीमा का, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, म्यांमार के काचिन में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं। और वैसे अगर बात करें कि भाई अपने यहाँ पर कहाँ से लगती है, तो दोस्तों अरुणाचल से लगती है। कहाँ से? अरुणाचल से लगती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अगला प्रश्न आ जाता है, शार्क को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं दोस्तों? शार्क को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं दोस्तों? OH- आयन होंगे, या फिर H+ आयन, या फिर दोनों आयन होंगे, या फिर कोई आयन नहीं। तो दोस्तों ये शार्क को जल में घोलने पर जो मुक्त होते हैं ना, वो OH- आयन हो जाएगा। ए ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है रासायनिक विज्ञान का, ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? देखिए दोस्तों राइट आंसर बता दीजिएगा, इतना आसान सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी जो है ना भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल, दोस्तों टोडरमल जो था ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, अकबर के नवरत्नों में से एक था, और दरबारी कवि भी हुआ करता था। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जब्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब्ती हो जाएगा। राजस्व विभाग का ये मुखिया भी था, राजस्व विभाग का ये मुखिया भी था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है साथ ही साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों देखिए बता दीजिएगा राइट आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जो बंगाल विभाजन हुआ था ना वो कब हुआ था, यही तो पूछा जा रहा है। 1906 होगा या फिर 1905, 1907 नहीं होगा मेरे दोस्तों, 1904 भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, 1905 की बात कर ले तो बंगाल विभाजन हुआ था, बिल्कुल जो भी भाई बने 1905 बता रहे उनका राइट होगा। और 1906 की बात करें तो 1906 में तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन को फिलहाल लॉक करने वाले हैं सभी भाई बने। 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में लागू की गई? राजस्थान राज्य में
राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष लागू की गई? 2005, 2010 या 2015 या 2017? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों इस नीति का नाम क्या था? इस नीति का नाम था राष्ट्रीय, ध्यान दे देना थोड़ा सा, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 को लागू किया गया था 2010 में। वाह भाई वाह। चलो बी ऑप्शन को आप तो लॉक करेंगे। फिलहाल हमें तो ये जानकारी रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जा सकता है भाई, है ना। नंबर 14 क्वेश्चन है दोस्तों, और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अभी तक तो आसान ही थे, ज़्यादा कोई टफ नहीं थे मेरे दोस्तों, काउंट करते रहियो साथ ही साथ। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? दोस्तों ये आपको बताना है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? राइट आंसर आप सबको मिल के बताना है। और हर घर गोगा मेरे दोस्तों, खेजड़ी गोगा। तो दोस्तों हर घर गोगा, खेजड़ी गोगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे, गोगा जी हो जाएगा। दोस्तों गोगा जी का नोहर हनुमानगढ़ में गोगा नवमी के दिन भाद्रपद कृष्णा नवमी को यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों, सबको जानकारी है। और उस दिन गोगा नवमी भी मनाई जाती है, उसे दोस्तों धुरमेड़ी कहते हैं। गोगा मेड़ी स्थान को धुरमेड़ी कहते हैं। और शीश मेड़ी दोस्तों कहाँ पर है? बोले सर ये जो है ना, ये शीश मेड़ी कहाँ पर है दोस्तों? ददरेवाद शुरू में है, ध्यान रखियो बस ये चीज़ है। और इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है मेरे दोस्त। अगर कोई समझते हैं ना कि मेरी कठिनाई है, अगर कोई बहाना समझते हैं कि मेरी ये कठिनाई है, मेरा ये नॉर्मल सा किस्सा है और मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे समय नहीं मिल पाता, तो दोस्तों इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है अगर उसे सफलता का आनंद उठाना है तो। और आनंद, क्योंकि दोस्तों इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आसानी से सफलता मिल गई ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई हाँ मुझे सफलता मिल गई? अगर कठिनाइयाँ होगी और जब इस कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलेगी ना, तभी आनंद आएगा कि भाई मैंने डट कर सामना किया था। अब आप अपना किस्सा और को नहीं सुनाएंगे, फिर अपनी कहानी और को नहीं सुनाएंगे, लोग आपकी कहानी सुनाएंगे कि भाई फलाना व्यक्ति है और उसने ऐसा ऐसा किया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे मेरी बात को, धैर्य बनाए रखें। नंबर 15 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज किसका वचन है? दोस्तों ये किसका नारा है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज मेरे दोस्तों ये किसका वचन है? सुभाष चंद्र बोस का है या फिर बाल गंगाधर तिलक का है या जवाहरलाल नेहरू का या फिर महात्मा गांधी का? यहाँ पर काफ़ी भाई बहने बड़े कन्फ्यूजन होंगे कि सर इसका राइट आंसर तो सर बाल गंगाधर होगा। बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर पूर्ण स्वराज किसका वचन है? बाल गंगाधर तिलक ने तो ये कहा था कि वे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, और ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। जबकि पूर्ण स्वराज की बात करें तो ये नारा था जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में कहा था। और प्यारे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की बात करें, जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों जय हिंद का जो नारा है ना वो सुभाष चंद्र बोस का है, और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। ये थे सुभाष चंद्र बोस मेरे दोस्तों, जिनका नारा आज हर व्यक्ति की जुबान पर है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है आपसे, ज़रा ध्यान देना। तो निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर लेड? तो आसान है भाई, तार के रूप में कौन सी धातु उपलब्ध है? तो कॉपर ही हो जाएगा। आंसर तो आसान है भैया, आंसर आसान है इसमें, तो सबका राइट आंसर ही होगा। अगला आता है कि निम्न में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया? देखिए दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन या स्टॉक एक्सचेंज या फिर कृषि, कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया ये आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए बी ऑप्शन 1। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाई, अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, और ये समवर्ती सूची का क्या है, एक विषय है। अगला प्रश्न है अलवर पैलेस, या फिर कह सकते हो अलवर में भी सिटी पैलेस है, ठीक है। और उस पैलेस का निर्माण किसने कराया? विनय सिंह ने या बख्तर सिंह या गज सिंह या उमेश सिंह? इन दोनों को हटा दीजिएगा बस। अब इन दोनों में से आपको आंसर देना है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताइए।
जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोले सर ए ऑप्शन हो जाएगा, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है सर, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। और विजय मंदिर महल दोस्तों एक है ना, वो कहाँ पर है, वो भी यहीं पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? इनमें से कौन से बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ये एक मतलब एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और बता दूं केरल का बंदरगाह है दोस्तों। कहाँ का है? केरल का है। तो भाई यहाँ पे कोच्चि बंदरगाह हो जाएगा राइट आंसर। सी ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो सर अगला है कि बकरी से संबंधित निम्न में से असुमेलित क्या है? बकरी से संबंधित इनमें से असुमेलित पूछा है कि एकमात्र बिना सींग वाली एक ही मात्र जो एक बिना सींग वाली बकरी होती है वो शेखावाटी की होती है क्या? सही है क्या? हो सकता है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। सर्वाधिक सुंदर बकरी जो होती है वो बारबरी होती है, बिल्कुल सही है। और बहुप्रयोजनीय बकरी, बहुप्रयोजनीय का मतलब मेरे दोस्तों होता है कि भाई वो मांस के लिए भी जानी जाती है और दूध के लिए भी, दोनों चीज़ें जो है ना सर्वोत्तम दे, वो है जो बहुप्रयोजनीय बकरी कहलाती है, नस्ल कहलाती है। तो पर्बसरी नहीं होगा साहब, ये आपका हो जाएगा जमुनापरी। जमुनापरी, ठीक है, जमुनापरी हो जाएगा मेरे दोस्तों राइट आंसर इसका। तो एक्स सी को अपन मतलब कि गलत करेंगे। बाकी बकरी का मांस जो है चेवण कहलाता है। बकरी का मांस क्या कहलाता है? चेवण कहलाता है, ध्यान रखना। और एक सेवण नाम से घास होती है दोस्तों, ये चेवण है, ये सेवण नाम से घास होती है। ये सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? आप बोलेंगे सर ये तो जो है ये सर जैसलमेर में पाई जाती है। चलो 21 नंबर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान देना जरा। पूछा क्या जा रहा है, एक बार ध्यान देना, बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। और देखिएगा कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत का एक विभाग है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन? सीमा प्रबंधन विभाग का है ना, तो ये गृह मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर भी ऑप्शन लॉक करने वाले हैं, इसका एक महत्वपूर्ण भाग है मेरे दोस्तों। और अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है दोस्तों? फाइलेरिया रोग का वाहक ना जो वो कौन सा मच्छर है ये आपको बताना है। एनाफिलीज, देखिए एनोफिलीज या फिर क्यूलेक्स मच्छर या एडिस मच्छर या फिर माइसोइड्स, मानसोनोइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी बताइए। फाइलेरिया रोग का वाहक जो है ना ये क्यूलेक्स मच्छर होगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर भी लॉक हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन अगर ये सेम चप जाए ना तो भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए कास्ट का रैन बसेरा मंदिर किस जिले में स्थित है? कास्ट का रैन बसेरा मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा में, झालावाड़ में, टोंक में या बीकानेर में? आप बोलेंगे सर ये हमें पता है, कास्ट का रैन बसेरा जो है सर झालावाड़ में स्थित है। और प्यारे दोस्तों ये जो है ना इसको निर्माण किया था देहरादून की वन शोध संस्थान है। देहरादून की जो वन शोध संस्थान है ना उसने इसका निर्माण किया था 1936 में दोस्तों। एक उद्योग प्रदर्शनी से लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? राजेंद्र सिंह लेकर आए थे। कौन प्यारे दोस्तों? राजेंद्र सिंह नाम से वे खरीद कर यहाँ पर लाकर स्थापित किया था कृष्ण सागर झील के तट पर। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, असम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो बी ऑप्शन को लॉक करने वाले हैं। संकोच नदी दोस्तों उत्तरी भूटान से निकलती है, असम में ये जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जन्य रोग है या फिर बैक्टीरिया जनित रोग है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है दोस्तों? खसरा होगा, कुष्ठ रोग होगा, डेंगू होगा या फिर एड्स होगा? बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है, ये आपको आंसर देना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। आप कहेंगे सर क्या सारे बी ही है क्या? कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, अगर बी भी आ रहे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 का भरतपुर में विद्रोह हुआ। 1857 का जो विद्रोह हुआ ना दोस्तों वो भरतपुर में कब हुआ था? 31 मई को, 31 जून को, 27 मई को या 27 जून को? यहाँ पर दोस्तों है ना जो राजा हुए थे वो हुए थे जसवंत सिंह नाम से हुए थे। और जो जाट राजा वो क्या हुए थे? वो
नाबालिग थे उस समय, और उस समय शासन जो था ना वो मॉरिसन के हाथ में था, जो कि दोस्तों मेजर था वहाँ का मॉरिसन, ठीक है, मॉरिसन के हाथ में था। और भरतपुर में दोस्तों विद्रोह कर दिया था क्रांतिकारियों ने, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर भी ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तो ए ऑप्शन होगा भाई, यहाँ बी नहीं होगा। 31 मई 1857 को दोस्तों, ठीक है। जो भी भाई बने कोई मतलब अंधविश्वास के साथ बी ऑप्शन बता रहे थे, उनका गलत हो गया। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है ना वो कौन सा है, ये बताना है। पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है ना मेरे दोस्तों वो कौन सा, ये आपको बताना है। राइट आंसर बिल्कुल आसान है। पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है ना वो कौन सा है, शुक्र, वरुण या फिर बृहस्पति या फिर शनि। देखिए दोस्तों सर्वाधिक भारी कौन सा है, भारी कौन सा है, आप बोलेंगे सर ये बृहस्पति भारी है। पृथ्वी से दूर कौन सा है दोस्तों, ये वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, आप बोलेंगे सर शुक्र है, बिल्कुल ये सबसे निकट भी है मेरे दोस्तों। और पृथ्वी के समान मतलब कि इस प्रकार की आकृति का भी मतलब कि इस प्रकार के गुण भी हमें यहाँ पर इसमें नजर आते हैं। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। वरुण दूर है सबसे, और सबसे निकट शुक्र है, और जो है अपना क्या कहते हैं बृहस्पति जो भारी है सबसे। चलो सर अगला प्रश्न, अगला कि वजीरुद्दौला खान का शासनकाल जो रहा था ना वो कब से कब तक रहा था, 1834, 1856, 1864, 1894, 34 से 54 या 34 से 64। दोस्तों राइट आंसर बताना है। आसान सी बात है भाई, है ना। ये टोंक के नवाब हुए थे दोस्तों, कहाँ के, टोंक रियासत के नवाब हुए थे, ठीक है। और 1857 की क्रांति में ये अंग्रेजी सरकार के साथ में थे। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। इन्हीं के काल में स्वतंत्रता जो है ये पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था दोस्तों। ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है दोस्तों, ये आपको बताना है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में या केवल राज्यसभा में, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या फिर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि भी यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। सबको जानकारी है सर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। राइट आंसर भी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 क्वेश्चन। 30 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों की कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है, सोना या फिर पोटाशियम या फिर सिल्वर या फिर लेड। ये सोना धातु है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कौन है, धातु है ये, कोई सोना व्यक्ति नहीं है। चलो तो ध्यान दे देना, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पोटेशियम जो है ना, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया बनाती है, तो पोटेशियम बनाती है साहब, बी ऑप्शन। अगला आता है कि राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल श्री शिवराज पाटिल ने राज्य का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। अब ये कब संभाला था दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। शिवराज दोस्तों पाटिल ने कब संभाला था, अप्रैल 2010 में, अगस्त 2010 में, सितंबर 2010 में या फिर अक्टूबर 2010 में। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अप्रैल 2010 में संभाला था, और मई 2012 तक ये रहे थे। मई 2012 तक ये रहे थे, अतिरिक्त प्रभार पर रहे थे मेरे दोस्तों। ये पंजाब के राज्यपाल थे उस समय, ठीक है, पंजाब के राज्यपाल। दोस्तों राज्यपाल श्री शिवराज पाटिल ने राज्य का अपने राजस्थान का जो पदभार संभाला था ना, अप्रैल 2010 को संभाला, और मई 2012 तक ये पंजाब के राज्यपाल थे उस समय। अगला आता है नंबर 32। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में या मुंबई में या फिर चेन्नई में या फिर चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर आप सबका हो जाएगा। बोले सर भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान जो है ना ये नई दिल्ली में है भाई। कहाँ पर है, नई दिल्ली में दोस्तों। ध्यान रखना, इसकी स्थापना दोस्तों चुनाव आयोग ने की थी, और जून में की थी, जून महीने में, अभी हाल ही में की थी 2011 में। सर 10 साल हुए इसको, हाँ बिल्कुल 10 साल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखने वाले हैं। आगे बढ़ें, और अगला प्रश्न है कि बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। जो बौने पौधे होते हैं ना उसको किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीन होगा या फिर जिब्रेलिन्स होगा या फिर डार्विन होगा या साइटोकिनिन होगा। देखिए बौने पौधे होते हैं और उसका अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है, वो ऑक्सीन नहीं होगा भाई, ये वो जिब्रेलिन्स हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलेंगे सर इसमें भी है क्या, हाँ इसमें भी है, ए बी में, क्या बात है। चलो अगला प्रश्न आता है नंबर 34 में। अब भी यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं कौन क्या बताते हैं। कागज़ की लुगदी से बना आटा आदि रखने का उपकरण जो कहलाता है ना वो क्या कहलाता है।
देखिए दोस्तों, अगर कोई भाई बने गौर कर रहे हैं ना, ये गौर कागज़ की लुगदी से बना। दोस्तों कागज़ आपको याद नहीं है क्या, आपकी दादी ने या फिर मम्मी ने जब आप पढ़ते थे आपके, देखिए दोस्तों हर जगह नहीं हुआ करता था, जब अगर बात करें कहीं ना कहीं तो होता ही था। मैं कह रहा हूँ मेरा तो होता ही था। जो कागज़ व्यर्थ थे मेरे दोस्तों, जो कागज़ व्यर्थ हुआ करते थे उसको गला दिया जाता था, पानी में भिगो दिया जाता था, 2 दिन वो भिगोए रखते थे और वो पूर्ण रूप से गल जाते थे। ठीक है, फिर उसकी क्या करते थे, लुगदी बना के और बनाए जाते थे उपकरण दोस्तों, और वो उपकरण कई प्रकार के काम में लिए जाते थे। जैसे कि आटा डालने के लिए भी ले लिया गया, तो आटा डालने के लिए इसको तो दोस्तों अपनी राजस्थान संस्कृति में ढूमला कहते हैं। वैसे दोस्तों ढूमला ही कहते हैं। ठीक है, उसमें आटा डालो या फिर कुछ भी सब्जी डाल सकते हैं, जिस प्रकार से इस प्रकार से होता था दोस्तों। ठीक है ना, चलिए किस किस के कागज़ों, किस किस की किताबों या फिर कॉपियों या रजिस्टर के कागज़ों से बनाए गए थे, ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जवाब देकर बाहर आके है ना, बाहर ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों नंबर 35 क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से असत्य राज्य और लोक नृत्य पूछा गया है। तो राजस्थान का घूमर तो है भाई, कोई यहाँ पे इसको गलत कर ही नहीं सकता। चलो असत्य बताना है, तो अब इन तीनों की बारी है। झारखंड दोस्तों घूमकुड़िया, ये भी सही है भाई, इसको भी कोई गलत नहीं कर सकता। कर्नाटक का भूतकोला है, ये भी सही है। और उत्तर प्रदेश का मदराला नहीं है। ये मदराला जो है ना, ये कहाँ का है, आप कहेंगे सर ये मदराला आंध्र प्रदेश का है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, मदराला जो है ना ये आंध्र प्रदेश का है। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आता है नंबर 36, पूछा क्या जा रहा है, राजस्थान के कितने शहर 5 लाख की आबादी से ज़्यादा वाले शहर है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के वो कितने शहर है जिसकी आबादी 5 लाख से अधिक है। मैंने कई बार आपको पूछा है दोस्तों ये क्वेश्चन, मतलब एडवांस में बताया मैंने आपको। ठीक है, कहाँ तक बताया, एडवांस में बताया। राजस्थान के कितने शहर 5 लाख की आबादी से ज़्यादा वाले हैं। तो दोस्तों कितने, 5, काफ़ी भाई बहने 3 करेंगे, जबकि 3 जो है ना दोस्तों, ये 3 क्या है, 3 तो भैया जी बता देता हूँ सारे के सारे। 5 लाख से सर्वाधिक आबादी वाले जो है ना, तो दोस्तों वो है 5 शहर। आप कहेंगे सर कौन कौन से, देखिए दोस्तों, एक तो है आपका जयपुर, ठीक है, एक है आपका जोधपुर, एक है दोस्तों देखिए जोधपुर, जयपुर, और कौन सा है, और दोस्तों कोटा है, जोधपुर जयपुर कोटा। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि इन तीनों शहरों में जो है ना 10 लाख की आबादी, 10 लाख की आबादी, तो 5 लाख से ज़्यादा तो हो ही जाएंगे, वैसे भी 10 लाख की से भी ज़्यादा आबादी। अगर प्रश्न कर लिया जाए ना आपसे कि भाई 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी कौन से शहरों में है, तो जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों में है। ठीक है भाई, और 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाली की बात करें तो जो जयपुर, जोधपुर और कोटा, उसके बाद मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर अजमेर, और उसके बाद लिख देता हूँ बीकानेर। तो दोस्तों इस प्रकार से है। ठीक है, बीकानेर। दोस्तों यहाँ पे पेन ही काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांस निम्न में से मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, बता दीजिएगा राइट आंसर। बांस जो है ना मेरे दोस्तों निम्न में से मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है, इनमें से आंसर देना। यहाँ पर इनमें से आंसर देना, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना यहाँ पर, उस हिसाब से आंसर देना है। बाकी काफ़ी भाई बहने बांसवाड़ा भी कहेंगे सर बांसवाड़ा है ना, बट ऑप्शन में भी तो नहीं है ना, आप देखिएगा ना। ठीक है, तो दोस्तों बांस निम्न में से मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है। वैसे अगर बांसवाड़ा का ऑप्शन देते तो बांसवाड़ा पहले करना होता था आपको। ठीक है, बांसवाड़ा में पाया जाता है मुख्यतः, आबू पर्वत में भी पाया जाता है दोस्तों ये बांस मुख्यतः। ठीक है, उदयपुर और कोटा में भी पाया जाता है ये बांस। दोस्तों ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भाई विषम जालिकता की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। E.J. बटलर, J.H. ग्रेगी, A.F. ब्लैकेली या फिर B.B. मुंडकर। दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा A.F. ब्लैकेली। ठीक है, A.F. ब्लैकेली हो जाएगा। विषम जालिकता की खोज जो है ना किसने की थी, तो राइट आंसर C ऑप्शन को अपन लॉक करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, नंबर 39 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। माँ से बच्चे में HIV के स्थानांतरण का सबसे अधिक जब खतरा रहता है वो कब रहता है, तो ये तो आसान है मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। दूध पिलाने में, या फिर प्रसव से पूर्व, या फिर प्रसव के दौरान, या फिर प्रसव के बाद में। देखिए दोस्तों, माँ से बच्चे में HIV के स्थानांतरण का जो सबसे अधिक खतरा होता है वो प्रसव के दौरान ही होता है। इसी ऑप्शन को लॉक करेंगे, है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को। 40 नंबर क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किसे जंगल की आग कहते हैं। दोस्तों जल्दी बता दीजिएगा, निम्न में से किसे जंगल की आग कहते हैं। दोस्तों 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, अपने 28 मिनट हुए और 5 मिनट में
कंप्लीट कर लेंगे। निम्न में से किसी जंगल की आग कहा जाता है? बोइनिया वेरीगेटा को, जैकेरांडा मेमोसाफोलिया को, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, टेक्टोना ग्रांडिस को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा आसान है। आप जानते नहीं क्या जंगल की आग दोस्तों पलाश वन को कहते हैं? किसको? पलाश वन को कहते हैं। आप बोल देंगे सर पलाश वन को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर पलाश वन को ये कहते हैं तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए पलाश वन का जो रासायनिक नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो दोस्तों वो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी दोस्तों? ये आपको बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? वाक्समैन ने, या फिर कोच ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, या फिर लुई पास्चर ने? दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी वाक्समैन ने। ठीक है, वाक्समैन ने की थी। तो ए ऑप्शन को आप सब लॉक कर देंगे। कितने सही हुए? कितने सही हुए? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अगर आप बीच में छोड़ रहे हैं क्लास तो आपका 0 होगा, ये भी ध्यान रखना। और धैर्य नहीं है तो बिल्कुल आप क्लास पे अगर दोस्तों जो भी भाई बहन है ना, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अगर आप क्लास को पूरा नहीं देख सको ना तो क्लिक भी ना किया करो, क्योंकि आप स्वयं में जानते कि भाई मुझ में धैर्य नहीं है तो क्लास पर क्लिक किया ही मत करो कि भाई मैं तो क्लास देख नहीं सकता, तो भाई आप क्लिक करते ही क्यों हैं? अगर क्लास पूरी देख सको तो ही क्लिक किया करो। मुझे शुरुआत में कहना चाहिए था, काफ़ी भाई बहने जोड़े थे, बट अभी भी कह रहा हूँ जो भी क्लास पर क्लिक करो ना मेरे दोस्तों, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। इतनी सारी मेहनत की जा रही है, निःशुल्क की जा रही है, पैसे में भी इतना कुछ कंटेंट दोस्तों नहीं मिलेगा आपको। पैसे में भी कई बार कहीं कहीं पे देखता हूँ मैं, बट अब किसी की ओ क्या कहते हैं ना, कुछ कहना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है ना कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? बहुत आसान है, कई बार बता दिया भाई, 33% होना चाहिए, और ये टारगेट रखा था राष्ट्रीय वन नीति ने। ठीक है सर, अगला प्रश्न अगला आता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से, निम्न होते हैं या फिर क्वथनांक निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, या फिर सामान्य होते हैं, या फिर सभी कथन सत्य है? तो बिल्कुल आसान है भाई, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उच्च होते हैं। ठीक है, उच्च होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। चलो सर अगला प्रश्न बता दीजिएगा। जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया ना, वह नदी कौन सी है? जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कब बनाया गया, 1972 में बनाया गया। देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ना अभी कि भाई अगर आप क्लिक कर रहे हैं ना तो क्लास को कंप्लीट देखा करो। अब इतनी सारी मेहनत लगती है, ठीक है। अब आप इस मेहनत पर अगर विश्वास करके पढ़ते हैं तो भाई आपको मेरी तरफ से सैल्यूट है, बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। अगर आप 2 क्वेश्चन देख के चले जाते हैं, 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि मुझे भी आपको 15 क्वेश्चन ही देना चाहिए। क्या अगर मैं भी आपको 15 क्वेश्चन ही दूँ तो फिर कैसा लगेगा आपको, बताओ? तो आप इसका मतलब फिर आप 15 क्वेश्चन देखेंगे, वो तो ठीक है आप देखेंगे, पर दोस्तों हमें अगर इतनी बड़ी क्लास दे रहा हूँ, इतने सुपर फास्ट, इतनी एडवांस के साथ, फिर और क्या चाहिए बताइए? तो थोड़ा सा विश्वास रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। डेली चिल्ला के कह रहा हूँ, ठीक है। जिस नदी पर है तो दोस्तों कोठारी हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये भीलवाड़ा कस्बे में है दोस्तों, भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में, सबको पता है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा जो है ना, ये किसका नारा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा जो है ना किसका है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो श्यामलाल गुप्त का, या जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या बंकिम चंद्र चटर्जी? ए ऑप्शन लॉक करेंगे दोस्तों। पूर्ण स्वराज दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू का नारा है। श्यामलाल गुप्ता का नारा है विजय विश्व तिरंगा नारा। महात्मा गांधी का दोस्तों करो या मरो, करो या मरो, ये नारा हमेशा याद रखो ना, करो या फिर मरो। इस बार फाइनल है, बस करना ही करना है, तो बिल्कुल कर पाओगे। और जो अपने आता है ना, जय हिंद वंदे मातरम, बिल्कुल जय हिंद सुभाष चंद्र बोस हो गया, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलो सर अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है क्रमशः सर्वाधिक न्यूनतम ऊन उत्पादन। देखिए दोस्तों, क्रमशः आपको बताना है कि भी जो सर्वाधिक है वो ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, और न्यूनतम ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। काफ़ी भाई बहने जो है यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे दोस्तों, मैं कई बार ऐसा इसके बारे में आपका जो कंफ्यूजन दूर करवा चुका हूँ। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा पता है आपको? पता है क्या आपको? सर्वाधिक जो है ना मेरे दोस्तों, सर्वाधिक ऊन होती है
कहाँ पर सर्वाधिक ऊन होती है मेरे दोस्तों? जोधपुर में। ठीक है, आप कहेंगे सर ऊन की मिल तो सबसे बड़ी बीकानेर में, हाँ है, लेकिन ध्यान रखना सर्वाधिक जोधपुर में उत्पादन होता है, जैसलमेर में सबसे कम उत्पादन होता है ऊन का, ध्यान रखना दोस्तों। और नंबर 47 है कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा दोस्तों? बुध है, शुक्र है, वरुण है या बृहस्पति है? बृहस्पति सबसे भारी है दोस्तों, वरुण सबसे दूर है दोस्तों, अपन पढ़ चुके हैं वैसे। और दोस्तों ये सबसे ठंडा भी है, वरुण जो है ना ये ठंडा भी है और दूर भी है, पृथ्वी से दूर भी है और ठंडा भी है। ठीक है, और शुक्र की बात करें ये दोस्तों सबसे गर्म है और पृथ्वी के मतलब ऐसा हूबहू है। ठीक है, और सबसे बड़ा तो ये हो गया। और बुध जो है ना सर्वाधिक तापांतर वाला दोस्तों, ध्यान रखना। अगला आता है भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? ये आपको बताना है, राइट आंसर बता दीजिएगा। और भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या फिर हिपोक्रेटस? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत ही आसान सा है। सुश्रुत को अपन लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? भारतीय शल्य चिकित्सा का पितामह जो है ना सुश्रुत को कहा जाता है। और आप कहेंगे सर फिर है जो धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों इन्हें चिकित्सा शास्त्र का देवता कहा जाता है, शास्त्र का देवता कहा जाता है धन्वंतरी को। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बता दीजिएगा। 8 मई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व मानक दिवस या विश्व दूरसंचार दिवस या फिर राष्ट्रमंडल दिवस? तो दोस्तों 8 मई जो है ना विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो भी भाई बहनें क्या करना चाहते थे वे अपने आप में काउंट कर लेना। ये लो आपका लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। भारत में एकमात्र मठमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत में एकमात्र मठमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बाराटांग द्वीप पर, बेरेन द्वीप पर, कार निकोबार, हेवलॉक द्वीप? भारत में एकमात्र मठमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? ये बताना है। भारत में एकमात्र मठमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बाराटांग द्वीप, बेरेन द्वीप, कार निकोबार दोस्तों, हेवलॉक? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन ही होगा यहाँ पर भी, है ना। क्या हो जाएगा? बाराटांग द्वीप हो जाएगा दोस्तों। ये अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है, ये मठमेला ज्वालामुखी का है। और इसे स्थानीय भाषा में वैसे बात करें तो जल की कहा जाता है, स्थानीय भाषा में जल की कहा जाता है। और दोस्तों बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना 50 में से कितने सही हुए, जस्ट मतलब कि बताना है आपको, अभी अभी बताना है तुरंत, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है साहब। देखना पड़ेगा कि भाई आप कितने कुछ है जो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, संघर्ष जारी होना चाहिए, जारी रखना है आपको। ठीक है, आज का क्वेश्चन है सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? केपलर, लॉरेंस, कॉपरनिकस, रॉबर्ट वाटसन, वाट? दोस्तों देखिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सौर मंडल की खोज किसने की थी? जल्दी से आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना। और दोस्तों क्लास कैसे लगी ये भी बताना, और कितने सही हुए ये भी बताना। और दोस्तों सुपर फास्ट थोड़ी सी नहीं हो सकी, बट 36-37 मिनट लगे होंगे मेरे दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लगे वैसे, है ना, क्योंकि देखिए एडवांस भी बताया था तो हर जगह थोड़ा सा टाइम लग गया। और दोस्तों उम्मीद करूंगा आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे। और 40 से ऊपर हुए हैं तो बेहतरीन है मेरे दोस्तों, अगर 30 से ऊपर हुए तो भी ठीक है, 30 से भी कम हुए ना तो भाई तैयारी करो दबा के, है ना, 7-8 घंटे जितना भी समय मिल सके। क्लासें तो हो ही रही है, कर ही लेना है, किताब पे भी जोर देना है। जो भी आप किताब लेकर आए हैं, बुक लेकर आए हैं, उसको पढ़िए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर भाई हर बहन से निवेदन है, क्लास पर अगर पहली बार हो तो राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल प्रेस ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन आता रहेगा क्लास का, और आप जो है अपने ज्ञान को, अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आभार। वीडियो लाइक हो सके तो कर लेना। धन्यवाद।